हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डूम पेट्रोल के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत कैल्डन मेकर की आवाज को सुनाकर डॉर्थी से की जाती है और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि चीफ के रोकने के बावजूद भी साल्वा यानी कि अपनी मॉम के कहने पे कैंडल मेकर के साथ चली जाती है और हम इस एपिसोड में देखते हैं कि डॉर्थी एक पिंजरे में कैद है और कैंडल मेकर उसे डराते हुए उसे ये आवाज दिलाता है कि वो उसकी दुनिया में है और डॉर्थी उससे कहती है कि ये सही नहीं है, जिस पर कैंडल मेकर उसे जवाब देता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हमारी किस्मत हमें एक साथ ले आई है। और फिर हम कैंडल मेकर को दहाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और जब डॉर्थी पिंजरे में खोजती है तो उसे एक तीर धनुष मिलता है और डॉर्थी उसे चलाते हुए कैंडल मेकर के ऊपर छोड़ देती है और जब तीर कैंडल मेकर के पास पहुंचता है तो डॉर्थी उसे पकड़कर रोक लेती है और रोकने के साथ ही ये सीन एक बर्फीले जगह पे शिफ्ट हो जाता है और डॉर्थी कैंडल मेकर से कहती है कि तुम भले ही ताकतवर हो लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं हूँ और तुम मेरे दिमाग के अंदर रहते हो और इसी वजह से मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। और कैंडल मेकर उससे कहता है कि यही हमारी डेस्टिनी है और यही एक तरीका है, जिस पर डॉर्थी उससे कहती है कि तो हमें इस तरीकों को बदल देना चाहिए। मुझे मेरी किस्मत की कोई भी परवाह नहीं है और तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी और तुमने बहुत से लोगों की भी जान बचाई और तुम मेरे दोस्त हो और इसीलिए मैं तुम्हें इतनी दूर और सभी लोगों से सभी चीजों से दूर रखूंगी और तब तक तुम यहाँ पे रहोगे जब तक कि हम दोनों फिर से दोस्त नहीं बन जाते हैं और मैं तब तुम्हें तुम्हारे घर जाने दूंगी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डॉर्थी, जहाँ पिछले सीजन के फिनाले में डॉर्थी कैंडल मेकर से डरते हुए अपने साथियों से और अपने पिता से मदद मांग रही होती है, वही हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉर्थी अपनी ताकत को पहचानते हुए अपने डर से दोस्ती कर रही है और हम देखते हैं कि फिर से उसी मेले में लाइटें जलनी शुरू हो गई और फिर हम सभी लोगों के ऊपर से वैक्स यानी कि मोम को हटते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि विक के होश में आने के बाद वो सभी लोगों के पास जाकर सभी लोगों की हालचाल लेने लगता है और हम देखते हैं कि क्लिफ और उसके सारे पुर्जे बिखरे हुए हैं और हम पिछले एपिसोड के फाइनल में देख चुके हैं कि जीसस से लड़ते हुए वो अपनी हालत बुरी कर लेता है और लैरी और रीटा की मेल जोल होने के बाद उनकी नजर चीफ पे जाती है, जहां हम देखते हैं कि चीफ यानी कि नाइल कोल्डर अब अमर नहीं रहा है और अपनी बेटी की मदद करने की वजह से या उसके दुख में मर चुका है। और जब तीनों उसको देख रहे होते हैं तभी वहाँ पे डॉर्थी कैंडल मेकर से दोस्ती करने के बाद जमीन को फाड़ कर आ जाती है और कैंडल मेकर उसे इस दुनिया में लाने के बाद वापस चला जाता है और जब वो आगे बढ़ते हुए कोल्डर को उठाने की कोशिश करती है तो वो नहीं उठता है, जिसके बाद डॉर्थी अपने पिता को खोने की वजह से रोने लगती है और इस नज़ारे को दिखाने के बाद ये कहानी एक हफ्ते बाद जंप ले लेती है और हम देखते हैं कि विक यानी कि साइबोर्ग क्लिप को जोड़कर सही करने की कोशिश कर रहा है और कोशिश करने के बावजूद भी क्लिप अपने रोबोटिक हाथों को या अपने हथेली के पंजे को पूरी तरह से हिला डुला नहीं पाता है और हम देखते हैं कि क्लिप अपने हाथों की वजह से नाइल्स कोल्डर पे गुस्सा होने लगता है और विक उसे समझाने के बाद जब उसे स्कैन करता है तो उसे बताता है कि उसके हाथ की यह हालत मैकेनिकल नहीं है, दिमागी है। और इधर हम देखते हैं कि लैरी और लीटा किचन में काम करते हुए चीफ के बारे में बातचीत कर रहे हैं और लीटा उसे समझाते हुए उससे बोलती है कि तुम जो भी फील कर रहे हो या मैं भी जो फील कर रही हूँ वो बस इसलिए है क्योंकि हमारी चीफ के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। और लैरी के पूछने पे लीटा उसे बताती है कि मैं अपने प्ले की तैयारी कर रही हूँ और सब चीजों को बुलाकर इससे डील करने की कोशिश कर रही हूँ। और जब लीटा अपने बारे में कोसते हुए लैरी से बातचीत कर रही होती है तभी वहाँ पे डॉर्थी आ जाती है और जब लैरी के इशारे पे लीटा उससे पूछती है कि तुम क्या खाना चाहोगी तो डॉर्थी फ्रिज से मटर के पैकेटों को निकालने के बाद उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप क्या करना चाहती है और मेरा जवाब है ना, और मैं तब तक पापा को नहीं दफनाऊंगी जब तक कि जेन उठ नहीं जाती है और मेरा मानना है कि वो पूरी तरह से डिजर्व करती है कि वो चीफ को गुड बाय कर सके। और उसके जाने के बाद लीटा लैरी से बोलती है कि एक हफ्ते से चीफ की बॉडी पड़ी हुई है और अगर वो ज्यादा देर तक रही तो हम लोग सभी लोग सी फूड बफेट बनाकर उसे आराम से खा सकते हैं। और लीटा लैरी को डॉर्थी से बात करने को कहती है और उसे कहने के बाद वहां से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि डॉर्थी चीफ की बॉडी के पास खड़ी हुई है और जब लैरी वहां पे पहुंचकर उससे बातचीत करने लगता है तो डॉर्थी मटर के पैकेटों को यूज करने की वजह से उससे माफी मांगती है और डॉर्थी उसे बताती है कि जब वो डैनी के साथ रहा करती थी तो पापा कभी कभी दिन, हफ्ते या महीनों बाद हमसे मिलने आते थे और फिर भी वो हमेशा वापस आ जाते थे और वो हमेशा मुस्कुराकर कहते थे कि अपनी यादों को फिर से बिल्ड किया जाए। और लैरी उससे कहता है कि यादें हमेशा आरामदायक होती है और जब तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ पर लाया था तो मेरे पास मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए सिर्फ यादें ही मेरे पास थी और भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब मैं सालों से उस गम में डूबा रहा तो मुझे ऐसा
एहसास हुआ कि मैंने कितना कुछ उस गम को होल्ड करने के लिए गवा दिया, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और तुम्हें इसे बिल्कुल भी मेरी तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। और डॉर्थी उसे पूछती है कि तुम्हें ये कब पता चला, जिस पर लैरी उससे कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन हम दोनों एक अच्छी जगह ढूंढकर फिर से शुरुआत कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डॉर्थी उसकी बात को सुनकर रोते हुए उसको गले लगा लेती है। और इधर हम देखते हैं कि जब रीटा अपने रूम में पहुंचती है तो उसे नाइल्स का खत मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि उस खत को पढ़ने के बाद रीटा को बॉक्स में एक चाबी मिलती है और खत से हमें पता चलता है कि नाइल्स ने अपनी जिम्मेदारी रीटा के कंधों पे डाल दी है और वो उससे कहता है कि मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि तुम्हें कभी भी इसकी जरूरत ना पड़े और जब मेरा समय आएगा तो तुम ही वो इंसान हो जिसमें मैं पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि जेन को दिखाते हुए अंडरग्राउंड के कुएं को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जेन के टेडी को फेंक कर कुएं के बाहर निकल आती है और फिर वो देखती है कि के अंडरग्राउंड के फील्ड में एक पिंजरे में कैद है और जेन के लाख बात करने के बावजूद भी के पजल को सॉल्व कर रही होती है। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि मिरांडा के केबिन में जाने के बाद जब उससे मिरांडा मिलने को आती है तो उसे पता चल जाता है कि मिरांडा उसकी असली मिरांडा नहीं है। और हम देखते हैं कि टेडी लैम्प को देने के बाद जेन इस बात को बताती भी है और वो जाने से पहले उससे कहती है कि मैं यह सारी गलती फिर से फिक्स कर दूंगी जैसा मैं हमेशा करती आई हूँ। और इधर हम देखते हैं कि रीटा उस चाबी को देख रही होती है और उसके सारे साथी उसी के रोल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि रीटा अपने रोल को परफॉर्म करते हुए चीफ के खोने के दर्द को सबके सामने बयां करने लगती है और अपने दर्द को सबको बयां करते हुए बोलती है कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वो मुझसे क्या चाहता है, कि मैं उसकी लेगेसी को कैरी करूं या उसके कांड को सही करूं या सारे इतिहास को फिर से लिखूं। और उसने मुझे कुछ में नहीं बदलकर वो मुझसे कुछ और चाहता है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ और मैं नहीं कर सकती हूँ। और मैं ये चीज पूछने से भी नफरत करती हूँ और मैं खुद से भी नफरत करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी नफरत करने के बावजूद भी उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने कभी भी इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया है और अब बहुत देर हो चुकी है। और हम देखते हैं कि माई बीस कहते हुए उसका चेहरा फिर से मेल्ट होने लगता है और क्लिप की एक्टिंग कर रहा शख्स उसे देखने के बाद पूरी तरह से चौंक जाता है और उसकी एक्टिंग कर रही लेडी उसे पहचानने के बाद उससे बोलती है कि और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है और गधे की एक्टिंग कर रहा शख्स डरते हुए उसकी हवा निकल जाती है। और इधर हम देखते हैं जब जैन सभी लोगों से मिलने के लिए उनके पास आती है तो सभी लोग पजल गेम को खेलते हुए उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। और जब जैन ट्रेन में जाकर ड्राइवर एड को जगाने की कोशिश करती है तो वो भी पूरी तरह से मिरांडा के बस में होती है और ट्रेन के पुर्जे भी बिखरे हुए होते हैं। और जब वो अपने आप से ये सवाल पूछ रही होती है तभी मिरांडा उससे आकर बोलती है कि तुम इसे फिक्स नहीं कर सकती। और वो उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मिरांडा नहीं हो, क्योंकि मैंने उसे कुएं के तल पे देखा था और मैं उन सभी लोगों से मिली हूँ या खोज निकाला है जिसे तुमने मारा है। और जेन उसे अपना पिता संबोधित करते हुए बोलती है कि जो चीज मैं वहाँ पे नहीं खोज पाई वो तुम थे। और वो उससे बोलती है कि तुम्हें इससे बड़ा सोचना चाहिए, ना ही मैं कोई मिरांडा हूँ और ना ही मैं तुम्हारी डैडी हूँ और ना ही मैं तुम्हारी कोई क्रिएट की गई छवि या पर्सनालिटी हूँ। मैं एक इन्फेक्शन हूँ जो कि के अंदर एक संक्रमण की तरह फैल रहा है और मैं तब से यहाँ पे हूँ जब से के यहाँ पे मौजूद है और उसका हर संदेह, हर डर और सारी तकलीफें और वो घाव हूँ जिसे तुम ठीक नहीं कर सकती हो लेकिन खरोच सकती हो। और इस घाव को खरोचने की वजह से मैं पैदा हुई हूँ और दिन पे दिन के का दर्द मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है। तो यहाँ पे ये रिवील होता है कि के दर्द की वजह से वो पैदा हुई है और वो उससे बोलती है कि अब मैं यहाँ का पूरा कंट्रोल ले रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जेन को भी अपने कदमों में झुकाकर उस पे काबू कर लेती है। और इधर हम देखते हैं कि जब क्लिप कंप्यूटर पे अपने दिमाग के बारे में सर्च कर रहा होता है तभी चीफ की आत्मा अवतरित होते हुए उसे पुकारने की वजह से डरा देती है और उससे मदद मांगते हुए उससे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी आत्मा यहाँ पे अटक गई है क्योंकि मेरी बॉडी को अभी भी प्रॉपर वे में विदा नहीं किया गया है और जब तक मेरे शरीर को जलाकर उसे राख में नहीं बदला जाएगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी और ये काम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम। और क्लिप उसकी बात को सुनने के बाद जोर से हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम अगर सोचते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ इस घर से बाहर जाने में तो तुम बिल्कुल गलत हो और मैं तुमसे इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो इस बारे में अपनी बेटी से बात करना चाहिए
और वो उससे बोलता है कि वो मुझसे कितनी बार गुड बाय करेगी और इसीलिए उसे ऐसा ही रहने दो। जिस पर क्लिप उससे बोलता है कि ये घटिया बातें बंद करो, तुमने अपने शांति के लिए बहुत से अजनबियों की जिंदगी बर्बाद की है और उसे खत्म किया है, और अब तुम्हारे पास असली चांस है कि अपनी बेटी से अच्छी तरह से गुड बाय कर सको। तो तुरंत ही तुम्हें रियलाइज हुआ है कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है। और जब नाइल्स उससे बोलता है कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं फादर ऑफ द ईयर से बात कर रहा हूँ, तो वो उससे बोलता है कि गधे कहीं के, कम से कम मैं अपनी गलतियों को मानता तो हूँ। और नाइल्स कोल्डर उससे बोलता है कि तुम पूरी तरह से एक गंदी नाली के कीड़े हो और तुम अपने आप को कैसे याद रखना चाहते हो जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो उससे बोलता है कि जैसा है मैं उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो चीप उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने से ज्यादा अच्छा आदमी बना दिया है। और क्लिप उससे बोलता है कि तुमने मेरा मुझसे सब कुछ ले लिया और उसके बाद मेरा सब कुछ चला गया था, और सब कुछ खत्म होने के बाद मेरे पास एक ही चीज बच गई थी कि मैं तुमसे नफरत करता रहूं, लेकिन तुम भी चले गए, तो अब मुझसे क्या चाहते हो। और जब चीप क्लारा के बारे में पूछता है तो वो उससे बोलता है कि मैं उसके लाइफ का हिस्सा बनना डिजर्व नहीं करता हूँ। और चीप उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मैं इस रास्ते पे चलते हुए करीब 100 साल से इस चट्टानों पे चल रहा हूँ, और मैंने इससे एक बात लर्न की है कि तुम कभी भी इससे निजात नहीं पा सकते हो। और इसी वजह से मैंने क्लारा को एक टेप भेजा था, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे और उसके बीच ये दूरियां खत्म हो जाएंगी, और शायद इसकी वजह से हमारे बीच भी सब कुछ सही हो जाएगा। जिस पर क्लिप उससे बोलता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे बीच इस तकरार को या इस नफरत को फिक्स कर सके, लेकिन ये सब करने के लिए शुक्रिया। और फिर हम देखते हैं कि रीटा को उसके डायरेक्टर का फोन आता है, और जब रीटा अपनी सफाई देने की कोशिश करती है तो उसकी डायरेक्टर उसे बोलती है कि तुम फिर से अपना डिस्कस्टिंग चेहरा लेकर क्लोबर्टन में या इस प्ले में चेहरा दिखाने मत आना। और इधर हम देखते हैं जब लैरी अपने बिस्तर पे सो रहा होता है तो नेगेटिव स्पिरिट टेप के अंदर आते हुए उसे परेशान करने लग जाती है, और जब वो उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको तबाह करने के बाद उसके सामने अपीयर हो जाता है, जिसके बाद लैरी उससे बातें करते हुए उस पे गुस्सा होकर अपने सामान को फेंकने लग जाता है, और फिर वो उसके अंदर घुस जाता है और वो उसे बताता है कि चीप मर चुके हैं, और ये भी बताता है कि मेरे शरीर का हर पार्ट, और साथ ही साथ तुम मुझे ये बता रहे हो कि अब टाइम आ गया है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन ये बात हमारे लिए नहीं है और ना ही हम दोनों क्या चाहते हैं, और रीटा को इस वक्त मेरी जरूरत है, और अगर मैं यहाँ से दूर या उड़कर बहुत दूर चला जाऊँ तो अब तक जो कुछ मैंने पाया है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि रीटा उसकी बातें सुन रही होती है, और इधर हम देखते हैं कि विक की गर्लफ्रेंड रॉनी कोरम हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी है, और लिफ्ट में पहुंचने के साथ लिफ्ट को एक्टिवेट करके डायनामाइट से भरे हुए बैग को खोल देती है, और तभी लिफ्ट या एलिवेटर एक झटका देते हुए रुक जाती है, और जब एलिवेटर को फिर से चालू करने की कोशिश कर रही होती है तभी विक अपीयर हो जाता है, और जब विक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, तो वो उससे बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो और तुम्हें बॉय स्काउट या मेरा पीछा बंद करना होगा। जिस पर विक उसे जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं चाह कर भी तुम्हें इस बिल्डिंग को उड़ाने नहीं दे सकता हूँ जो कि पूरी तरह से लोगों से भरी हुई है। और वो उसे बोलती है कि तो मैं जेल जाऊंगी, और जिसने इस शरीर में इस जहर को भरा था और जिसने मुझे पैसे देकर बुरे काम करवाए थे इसके भी आप पे आजाद घूमेगा, और ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, और ये सही नहीं है। और साइबोर्ग या बिग उससे बोलता है कि इसीलिए मैं 2 मिनट बाद पुलिस को फोन करूंगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चली जाओ। और वो उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारा नाम अपने लिस्ट में लिख लूं। और फिर विक्टर स्टोन उससे गुड बाय बोल देता है, और इधर हम देखते हैं कि जब जेन पूरी तरह से उसके काबू में होकर बोल रही होती है तभी वहाँ पे के आ जाती है, और उसकी टेडी यानी कि हैरी को लाने के लिए वो उससे शुक्रिया बोलती है और बोलती है कि उसने मेरी हेल्प की है और वो तुम्हारी भी हेल्प करेगा, और फिर वो उसे उसके हाथ में पकड़ा देती है। जिसके बाद जेन उससे बोलती है कि मैं अब कुछ भी फिक्स नहीं कर सकती हूँ और यहाँ पे सब कुछ बिखर चुका है और ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिस पर के उससे बोलती है कि मेरे पास एक और रास्ता है। और इधर हम देखते हैं कि जब क्लिफ अपनी बेटी से बात कर रहा होता है तो वो उसे बोलती है कि वो अभी अपने बेटे को जन्म दे रही है, इसलिए वो बात नहीं कर सकती है। और इधर हम देखते हैं कि डॉर्थी जेन के पास जाकर उसे बताती है कि वो अपने पापा को नॉर्थ ले जा रही है ताकि वो माँ के बगल में रेस्ट कर सके, और मैं चाहती थी कि तुम जल्दी से उठ जाओ ताकि तुम पापा को सही तरीके से गुड बाय कर पाओ। और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच डिफरेंसेस होने के बावजूद भी तुम दोनों एक दूसरे की केयर करते थे और यहाँ पे सभी लोग तुम्हारे बारे में चिंतित थे। और उसका हाथ पकड़कर उससे बोलती है कि Sorry, Jane. और इधर हम देखते हैं कि के पर्दे को खींचते हुए एरोप्लेन के पास ले आती है, और जब जेन उस पे बैठकर
उसे स्टार्ट करके हंसने लगती है तो मिरांडा बोलती है कि ये काम नहीं करेगा और उसे दिखाने के बाद वो उनसे बोलती है कि तुम वापस नहीं जा सकती हो और अब मैं यहाँ की प्राइमरी हेड हूँ और तुम इस मैकेनिज्म को कॉपी कर रही हो और तुम पूरी तरह से अकेली और डरी हुई हो। जिस पर के उससे बोलती है कि ये बिल्कुल अकेली नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग आगे चलते हुए उस जहाज तक आ जाते हैं और वो उससे बोलती है कि तुम भूल चुकी हो कि मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा दिमाग ही नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकती हूँ और जेन तुम्हें कभी भी बचा नहीं सकती है, लेकिन मैं उसे खत्म कर सकती हूँ और तुम नहीं जीत सकती हो। और हम देखते हैं कि जेन गुस्सा होते हुए प्लेन को स्टार्ट कर देती है और फिर सभी लोग प्लेन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो लेडी आंधी धुएं की बरसात करके प्लेन को पीछे खिसकाने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि जेन का भी चेहरा काला पड़ने लगा है और जब जेन अपनी नींद से जागती है तो डॉर्थी उससे बोलती है कि तुम जेन नहीं हो, आखिर जेन कहाँ है। और कैंडल मेकर उसे जवाब देता है कि जेन मुसीबत में है और कैंडल मेकर की आवाज सुनने पे वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे है और डॉर्थी उसके पास आने पे उससे बोलती है कि तुम उसे अकेला छोड़ दो। और हम तभी कैंडल मेकर की आवाज भी सुनते हैं जो डॉर्थी से उसे बाहर निकालने को कह रहा होता है। और जब जेन उसे पूछती है कि वो बाहर आकर मुझसे लड़ने वाला है तो डॉर्थी उसे बताती है कि हम तुमसे लड़ने वाले नहीं हैं और ना ही हम जेन को चोट पहुंचाने वाले हैं। और फिर जेन उसे उठाकर फेंक देती है और वो डांस करते हुए आगे बढ़ जाती है और डॉर्थी उठने के बाद सभी लोगों के कमरे को ठोककर जेन के बारे में इत्तला कर देती है और सभी लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर निकलते हुए उसकी तरफ भागने लगते हैं। और जब क्लिफ अपने नाना बनने की खुशखबरी उसे सुनाने के लिए जाता है तो उसके चेहरे को देखने के बाद जेन उसे मारकर दूर फेंक देती है। और इधर हम देखते हैं जब प्लेन पीछे जाने लगता है तो सभी लोग मिलकर उसे रोकते हुए धक्का देने लगते हैं। और हम देखते हैं जब प्लेन आगे बढ़ने लगती है तो वो औरत उसके पिता के रूप में बदल जाती है। और इधर हम देखते हैं कि जेन फांसी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और तभी प्लेन उड़ते हुए उसका खात्मा कर देता है और पजल से बने हुए शरीर के टुकड़े एक एक करके गिरने लगते हैं। और इधर जैसे ही जेन का काम तमाम होने वाला होता है वो वापस पूरी तरह से जेन बन जाती है और क्लिप उसे गिरने से बचा लेता है और उससे उतरने के बाद और सभी लोगों को देखने के बाद क्लिप को गले लगा लेती है और फिर सभी लोग मिलकर उसे गले लगा लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि सभी लोग पजल के टुकड़े को उठाकर इकट्ठा कर देते हैं और जब उनमें से एक पर्सनालिटी उनसे पूछती है कि हम इनका क्या करने वाले हैं तो जेन उस पजल में से एक टुकड़े को उठाकर खाने लगती है। और उसके खाने के बाद जब के उससे पूछती है कि इसका टेस्ट कैसा है तो वो उसे बताती है कि जैसा तुम महसूस करना चाहो। और के खाने के बाद सभी लोग हंसते हुए उसे खाने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब लैरी बाहर अकेले गार्डन में बैठा होता है तो रीटा उसके पास आ जाती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना भी अकेले रह सकती हूँ। और वो उससे बोलता है कि मेरा कहने का मतलब वहाँ पे ये नहीं था और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वो उसे समझाते हुए बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगी और ये बिल्कुल सही समय है, तुम और तुम्हारी स्पार्कली चम कहीं भी जा सकते हैं। और जब लैरी उससे पूछता है कि तुम मेरे पौधों में पानी डालोगी तो वो उससे बोलती है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और उससे पूछती है कि तुम कभी भी वापस आओगे तो लैरी उससे बोलता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। और लैरी के जाने से पहले दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और नेगेटिव स्पीड से भी गुड बाय करने के बाद वो उसे लेकर आसमान में उड़ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि क्लिप अपने नाती को हाथों में उठाकर उसे खिला रहा है और जब उसकी बेटी उससे पूछती है कि क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो तो वो उससे बोलता है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है कि जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने कैसा महसूस किया था। और हम देखते हैं कि अपनी यादों में जाते हुए वो अपनी बेटी को खिला रहा है। और इधर हम देखते हैं कि लैरी की सारी पट्टियां खुलने के साथ ही उसके धीरे धीरे घाव भरने लगते हैं और सुपरमैन की तरह उड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि जेन चीफ को गुड बाय करने के बाद उसे पैक कर देती है और डॉर्थी डैनी के गाड़ी में बैठने के बाद वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। और इधर हम देखते हैं कि जब रीटा सो रही होती है तभी बहुत तेज से हॉर्न सुनाई देने लगता है और हम देखते हैं कि चीफ के द्वारा दी गई चाबी भी जलने और बुझने लगती है और उसे लेकर उस आवाज का पीछा करते हुए जब वहां तक पहुंचती है तो किताबों को हटाने के बाद जब उसे वो चाबी से खोलती है तो खुलने के साथ ही उसे एक फोन दिखाई देता है। और जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो अपने दिमाग पे पूरी तरह से काबू ना होने की वजह से उसका हाथ
बार बार मेल्ट होने लगता है और कॉल कटने के बाद फिर से वो बंद हो जाता है और फिर रीटा अपने आप को काबू करने के बाद सारी किताबों को फिर से वहीं रख देती है। और इधर हम देखते हैं कि क्लोवर्टन में ब्लॉब लेडी का रोल कर रही लेडी अपना शौक खत्म करने के बाद जब झूमते और नाचते हुए जा रही होती है, तभी जमीन को फाड़ते हुए एक शिप या एक टाइम मशीन निकल आती है और फिर हम देखते हैं कि उससे मैडम रोग निकलकर बाहर आ जाती है और अपनी जिप खोलकर हल्का होने के बाद उसके पास पड़े हुए पेपर को मांगते हुए पहुंचने के बाद उसे वापस दे देती है और फिर उससे पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ, Cloverton 2021. और उसके बताने के बाद उससे पूछती है कि वो नाइल्स कोल्डर को कहाँ ढूंढ सकती है। और फिर हम देखते हैं कि मैडम रोग का चेहरा बिल्कुल उसकी तरह बदल जाता है और वो डरते हुए नीचे गिर जाती है और फिर से मैडम रोग में तब्दील होने के बाद उसकी शिप अंदर समा जाती है और फिर से पूरी तरह से रोड सही हो जाता है और फिर मैडम रोग आगे बढ़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि चीफ की आत्मा किसी औरत को सेक्स करते हुए देखता है और उस नज़ारे को देखने के बाद जैसे ही वो अपना शर्ट खोलता है उसकी आत्मा गायब होने लगती है। और फिर हमें नॉर्दर्न यूकोन के क्षेत्र को दिखाकर हमें ये दिखाया जाता है कि नाइल्स कोल्डर की कब्र को खोदते हुए किपलिंग उसके सर को उठाकर कहता है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर हम देखते हैं कि किपलिंग उसके सर को बैग में पैक कर लेता है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।